इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। पर क्या आपको पता है कि रियल नंबर्स मतलब होता क्या है? तो ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे आप एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और इंटीजर्स और इसके अलावा और भी जितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। लास्ट है इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सभी इंटीजर्स है। इसके अलावा भी जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये तो था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये होता क्या है? यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्हें हम फादर ऑफ ज्योमेट्री फिर फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ये कुछ फोटोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न जो हम अपने कई प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं। और लास्ट में है लेमा। तो लेमा का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी प्रूवन हो और उसे हम कुछ और चीज़ें प्रूव करने में यूज़ करें। जैसे इंग्लिश में आपने यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पढ़ा होगा, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सन ईस्ट से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लेमा एक प्रूवन चीज़ होती है जिसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी हेल्प से हम और कुछ चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या। अब हम इस चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जो भी है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो अब इसमें हम एग्जैक्टली देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होती है। तो थ्योरम 1.1 इसका स्टेटमेंट है, इफ़ a and b are two positive integers then they must satisfy the situation a is equal to bq plus r, where यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है, r is equal to or greater than 0 but less than b। तो इस स्टेटमेंट में हमें दिया है कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये दोनों भी नंबर्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये कंडीशन है a is equal to bq plus r where r is equal to or greater than 0 but less than b। तो अब यहाँ पर a, b, q, r ये सब क्या है? तो जैसा कि इसके नाम में ही है डिवीज़न, और डिवीज़न हम अपने कई प्रीवियस क्लासेस से करते भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक डिवीज़न करके देखते हैं। तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 आ जाएगा 6, 8 - 6 यहाँ पर बच जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 जिससे हमने 8 को डिवाइड किया उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र, और 8 जो डिवाइड हुआ उसे हम बोलते हैं डिविडेंट, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 2 6 आया तो 2 को हम बोलते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे पास बचा 2 तो 2 को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर a यूज़ होता है डिविडेंट के लिए, a इज़ इक्वल टू डिविडेंट, b इज़ इक्वल टू डिवीज़र, q इज़ इक्वल टू क्वेश्चन एंड r इज़ इक्वल टू रिमाइंडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो डिवीज़न है यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, जहाँ पर a इक्वल होता है डिविडेंट के, b इक्वल होता है डिवीज़र के, q क्वेश्चन के और r रिमाइंडर के। और यहाँ पर एक कंडीशन भी दी है कि r मीन्स रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, बट b जो डिवाइज़र है उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 से कम नहीं होता है, मतलब रिमाइंडर कभी भी हमारी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। और r b से मीन्स डिवाइज़र से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमने 3 से 8 को डिवाइड किया, अगर यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 से बड़ा होता मीन्स यहाँ पर हमारा 4 बचा होता, तो यहाँ पर हम फिर से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आ जाता 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 ही बचता। तो इसलिए रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता, मीन्स b से बड़ा नहीं हो सकता, और रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यही कुछ कंडीशंस हैं और यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो ये थी थ्योरम 1.1। बट इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इससे रिलेटेड ही है, वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो यहाँ से सिर्फ लेमा हट गया है और यहाँ पर एल्गोरिदम आ गया है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है।
तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई भी वेल डिफाइंड स्टेप्स। जैसे अगर आप कुकिंग करते हो तो एक डिश की एक रेसिपी होती है और उस रेसिपी के कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपकी वो डिश बन पाती है। और ये स्टेप्स वेल डिफाइंड होते हैं, मीन्स इन स्टेप्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब मुझे तो कुकिंग आती नहीं है, बट मुझे सिर्फ मैगी बनाना आती है। यहाँ पर मैगी बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे हम पहले वेजिटेबल्स को कट करते और फिर उसे मैगी में डालते। हम मैगी में वेजिटेबल्स डालने के बाद उसे कट नहीं कर सकते। तो मैगी बनाने की भी एक रेसिपी होती है, मीन्स एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो इसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिदम, कोई भी वेल डिफाइंड स्टेप जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये जानने से पहले कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है, ये सोचो कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में इस चैप्टर का क्या काम है। तो इस चैप्टर में हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF फाइंड कर सकते हैं और ये क्या होता है। तो हम आप ही के NCERT की बुक से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो दिया है पेज नंबर 4 पे। तो इस एग्जाम्पल पे हमें 455 और 42 का HCF फाइंड करना है। तो जो भी नंबर बड़ा है उसे हम पहले ले लेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर 455 बड़ा है तो हम यहाँ पर ले लेंगे 455 और इसे हम डिवाइड कर लेंगे 42 से। तो 42 10 आ जाएगा 420। तो 455 में से अगर हम 420 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 35। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 455 जो कि है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू 42 जो है हमारा डिवाइज़र इनटू हमारा क्वेश्चन जो है 10 प्लस रिमाइंडर जो हमारे पास बचा है 35। तो यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। पर हमें यहाँ पर तो HCF फाइंड करना था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से तो हमें HCF मिला नहीं। तो अब हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे। अब यहाँ से 42 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर डिवाइज़र हो जाएगा 35 और डिविडेंड हो जाएगा 42। तो 35 वंस आ जाएगा 42 और 42 में से हम 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। तो अब यहाँ पर डिविडेंड आ जाएगा 42 इज इक्वल टू डिवाइज़र है 35, क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर है 7। तो ये आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो अब हम इस स्टेप को रिपीट भी कर चुके हैं बट हमें हमारा HCF अभी भी नहीं मिला है। तो हमने यहाँ पर इस स्टेप को रिपीट किया। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप है जिसे हमने रिपीट किया और इसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिदम। मीन्स यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम सेम है, सिर्फ यहाँ पर A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा है तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। बट यहाँ पर एक वेल डिफाइंड स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है। मीन्स इसीलिए हम इसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या फ़र्क है। और वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही हैं। अगर आप एक बार लिखोगे तो वो होगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और अगर आपको HCF फाइंड करना होगा और ये स्टेप्स रिपीट होंगे तो हम उसे बोलेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो अब हम हमारा प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। तो अब HCF फाइंड करने के लिए हमें इन स्टेप्स को कब तक रिपीट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आया है 7। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना होगा। तो यहाँ से ये 35 अब यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले 42 को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ से 35 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर है 7 डिवाइडेड बाई 35। तो 7 के टेबल पर 35 आता है, 7 5 ज़ा 35 और 35 माइनस 35 आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। तो यह आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर भी 0 आ गया है। अब हमें हमारा HCF मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी डिवीज़र है वही हमारा HCF होगा। जैसे यहाँ पर डिवीज़र है 7, मतलब हमने यहाँ पर 35 को 7 से डिवाइड किया है तो 7 डिवीज़र होगा, और 7 डिवीज़र है मीन्स 7 ही HCF होगा 455 और 42 का। तो ऐसे ही आप
यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज़ करके HCF फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो थी यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की बात। अब हम इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसकी स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये तो हम अपने कई प्रीवियस क्लासेस से पढ़ रहे हैं। जो भी नंबर के कोई फैक्टर्स ना हो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो इन प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स बचते हैं, मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स बचते हैं, वो सब को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमें ये बताना चाहता है कि यहाँ पर जितने भी कंपोजिट नंबर्स है उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा 120। तो 120 इज इक्वल टू, तो अब हम 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो हम सबसे पहले 2 से 120 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 60। 2 60 ज़ा 120। अब 60 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम इसे फिर से 2 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 30 ज़ा 60। 30 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा 2 15 ज़ा 30। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 3। तो अब हम यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 ज़ा आ जाएगा 15। अब यहाँ पर बचा 5। अब 5 3 के टेबल में भी नहीं आता है, तो अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे जो है 5। तो 5 1 ज़ा आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें मिलेंगे 120 के फैक्टर्स, जो हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में यही दिया गया है कि जो हमारा कंपोजिट नंबर है 120, उसे हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 3 और 5 ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो हमने उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक कंपोजिट नंबर को। तो यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हमने इस चैप्टर के 2 थ्योरम को पढ़ लिया है, जो है थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2। अब हम इस चैप्टर की थर्ड थ्योरम को पढ़ेंगे। तो थ्योरम 1.3, इसका स्टेटमेंट है लेट p बी द प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p also divides a where a is a positive integer। यहाँ पर p एक प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड कर सकता है, जहाँ पर a है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू p1 p2 अप टू pn। ये इन्फिनाइटली आगे जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है pn। तो अब यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a इंटू a का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है a इंटू a इज इक्वल टू p1 p2 अप टू pn इंटू p1 p2 अप टू pn। अब यहाँ पर a इंटू a आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू p1 इंटू p1 आ जाएगा p1 का स्क्वायर, p2 इंटू p2 आ जाएगा p2 का स्क्वायर, और ऐसे ही pn इंटू pn आ जाएगा pn का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया है, यहाँ पर p a को भी डिवाइड करता है और p a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, बट शायद से काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 16। तो 16 एक कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर 16 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 आ जाएंगे, मतलब 16 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 16 अब स्क्वायर है 4 का, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 स्क्वायर है 16 का, तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2। 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 16 को भी डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है, 16 एक कंपोजिट नंबर है, और सेकेंड में भी 2 एक प्राइम नंबर है और 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो हमें थ्योरम 1.3 में यही दिया गया है कि p जो एक प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 है, वो अगर 16 को डिवाइड कर सकता है तो वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, और वो अगर 4 को डिवाइड कर सकता है तो वो 16 को भी डिवाइड कर सकता है। तो उम्मीद है आपको थ्योरम 1.3 भी समझ आ गई होंगी।
अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम 1.4। चैप्टर की लास्ट थ्योरम जो है 1.4, उसमें हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है, इसमें हम पहले कुछ अज्यूम करते हैं और फिर उसे हम रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कॉन्ट्ररी दैट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि 2 एक रैशनल नंबर है। अब 2 एक रैशनल नंबर है तो ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर √2 इक्वल होना चाहिए A/B के। ये P/Q के फॉर्म में A और B, और यहाँ पर A और B दोनों भी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ से √2 इक्वल हो जाएगा A/B के, जहाँ पर A और B दोनों ही को प्राइम नंबर्स है। अब यहाँ से हम √2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे B से, तो ये आ जाएगा √2B इज़ इक्वल टू A। अब हम इसके दोनों भी साइड में स्क्वायर कर लेंगे, तो √2B का स्क्वायर हो जाएगा 2B स्क्वायर। यहाँ पर √2 था तो यहाँ पर इसका रूट चले जाएगा, ये आ जाएगा 2B स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर A स्क्वायर 2 को डिवाइड कर सकता है, A स्क्वायर 2 को डिवाइड कर सकता है, तो A भी 2 को डिवाइड कर सकता है। वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर हम A को लेट कर लेंगे, A इज़ इक्वल टू 2C। अब यहाँ पर A की वैल्यू हमने लेट की है 2C, तो हम A स्क्वायर की जगह पुट कर लेंगे 2C। तो यह आ जाएगा 2B स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2C का स्क्वायर। अब 2C का स्क्वायर हो जाएगा 4C का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और C का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो ये आ जाएगा B स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2C स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर B स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है तो B भी 2 को डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। वही हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बाय या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग A और B दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2, क्योंकि A और B दोनों ही 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए A और B दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा 2। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कुछ देर पहले बताया था कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो A और B दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 कैसे हो सकता है। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने अज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो अजम्पशन की थी वो रॉन्ग है। तो हमने अज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो √2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमने प्रूफ कर लिया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। तो हमने इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स तो पढ़ ली है, पर अभी भी यहाँ पर एक टॉपिक बचा है जो हमें पढ़ना है, जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, कि हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन करना है रैशनल नंबर का। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 20/3। तो हम अगर 3 को 20 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 20 माइनस 18 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा फिर से 20, फिर से आ जाएगा 3 6 ज़ा 18 और फिर से हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6.6666। तो यहाँ पर 6 पॉइंट के आगे ये 6 ऐसे ही रिपीट हमेशा होते ही रहेगा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर में 2 बच रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर इसके रिमाइंडर में 0 बचता है इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाता। और यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये होगा रिकरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 20/4। ये भी एक रैशनल नंबर है, या P/Q के फॉर्म में, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो अब हम 4 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 4 5 आ जाएगा 20। तो यहाँ पर तो हमें इसका इजीली डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया जो है 5। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मीन्स ये पूरा टर्मिनेट हो गया, हमें इसका रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिल गया, और ये रिकरिंग मीन्स रिपीट भी नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अब हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और अब मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ और अब रात के 2 बज चुके हैं, तो मेरा मैगी बनाने का टाइम भी हो गया है। और सच में अभी रात के 2 बज रहे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी हमारे इन एनिमेटेड वीडियोस को फ्री में देख पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।